नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन कक्षा के क्रम में पूर्व की कक्षा में हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का आलोचनात्मक विश्लेषण इस रूप में व्याख्यान प्रारंभ किया था। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आलोचनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत हमने पूस की रात कहानी के शीर्षक, कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, इन 3 बिंदुओं पर विचार किया था। इसी क्रम को आगे आज हम बिंदुवार पुनः जानने का प्रयास करेंगे। अगला बिंदु मैं ले रही हूँ जिसे कहानी का तत्व भी कहा गया है और आलोचनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आने वाले जो हमारे बिंदु हैं उनमें भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथोपकथन या संवाद योजना। कथोपकथन का अर्थ कि पात्र हैं, कहानी में कथानक हो गया, शीर्षक, पात्र यानी जो चरित्र हैं उनके जो नाम हैं। अब वो वार्ता के माध्यम से, जिस प्रकार की बातचीत के माध्यम से कहानी के कथानक को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें कथोपकथन या संवाद योजना कहा जाता है। पूस की रात कहानी के संवाद हम देखते हैं कि वातावरण प्रधान कहानी है, अत्यंत संक्षिप्त, सजीव, स्वाभाविक और मानो किसान की जमीनी जिंदगी से ही निकलने वाले संवाद हैं। मार्मिकता, प्रभाव, रोचकता और सत्य के, यथार्थ के बहुत समीप यह संवाद हमें दिखाई देते हैं। इस कहानी के संवादों का एक एक शब्द कथा और वातावरण को साकार करते हुए आगे बढ़ता है। हल्कू का अपनी पत्नी से जो संवाद है, अपने पशु पात्र पालतू कुत्ते जबरा से जो उसकी बातचीत है, यद्यपि हम जानते हैं कि जबरा मनुष्य की तरह बोल नहीं सकता, फिर भी हल्कू के संवेदनशील मन में अपने इस जबरा के प्रति सच कहें तो ज़बरदस्त आत्मीयता है जो उसके संवादों से झलकती है। जबरू को कह रहा है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टाँटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। अब हम देखते हैं कि वो जबरा नामक अपने कुत्ते से बात कर रहा है। फिर वह उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने ही संवाद को अपने आप जबरा से कह रहा है, क्या जब्बर अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूकू करके मानो कहा। यहाँ मानो प्रयुक्त हुआ है। मानो ऐसा लगा हल्कू को कि जबरा कह रहा है, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। हम महसूस करते हैं कि जबरा
जबरू है, जब्बर है, यह बात और उससे जो उसका संवाद है बड़ा अद्भुत आत्मीयता भरी बातचीत है। कथोपकथन के अंतर्गत प्रभाव इसीलिए है क्योंकि इस कहानी में किसान की बात किसान की बोली में हो रही है। कोई लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार की मानदंडों की कोई परत नहीं, किसी प्रकार की कोई स्वच्छंदता नहीं और ना ही कोई पाबंदी। धरती का आदमी अनगढ़ सी भाषा में भी अपनी बात को पूरे प्रभाव के साथ पाठक, दर्शक, श्रोता तक संप्रेषित करने में सफल हुआ है। अगला बिंदु हम लेते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत कहानी में आया हुआ संघर्ष अथवा उसे द्वंद्व भी कह सकते हैं। हम जान गए हैं कि पूस की रात हल्कू नामक किसान की आर्थिक विपन्नता, स्वाभिमान और सहज जीवन शैली में भी एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजरते हुए जीवन की कहानी की झलक है। प्रस्तुत कहानी के नायक हल्कू के चरित्र में संघर्ष या द्वंद्व तत्व का समावेश परिलक्षित होता है। हल्कू के चरित्र में वहाँ द्वंद्व के भाव सजीव हो उठते हैं जहाँ वह अपने उजड़ते हुए खेत की रखवाली करने के लिए उठता है। पौष मास की कड़कड़ाती ठंड की शीतल हवा के झोंके उसे त्रस्त कर देते हैं। इसके अतिरिक्त हल्कू के अंतर्द्वंद्व का एक और उदाहरण देखिए। उसने अर्थात हल्कू ने दिल में कहा, आत्मालाप है ये, स्वयं को ही अभिव्यक्ति। नहीं जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत नहीं आ सकता, नोच ही डाले मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ अब तो कुछ सुनाई न देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। अपने आप से बातचीत और इस कहानी की जो परिस्थितियां हैं, वातावरण है, तो हम बाह्य अंतर्द्वंद्व के साथ बाह्य द्वंद्व भी चित्रित होते हुए दृष्टिगोचर करते हैं। हल्कू के जीवन की जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो भी द्वंद्व के भाव को साकार करती हैं। अगला हमारा विश्लेषण का बिंदु है भाषा शैली। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में भाषा के अमर शिल्पी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी इस कहानी में सरल, सुबोध, स्पष्ट, सजीव और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इस कहानी की भाषा में पात्रानुकूलता, प्रवाहपूर्णता और वातावरण के अनुकूलता होने जैसे गुण विद्यमान हैं। मुहावरों का प्रयोग तो कहानी का प्रमुख लक्षण ही है। मुहावरेदार भाषा का एक लघु उदाहरण है, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। जब हल्कू की पत्नी मुन्नी आकर उसे ये कहती है तो यहाँ खेत चौपट होना मुहावरा है।
एक और वाक्य है, मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली। आंखें तरेरना मुहावरा है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने पूस की रात कहानी को अत्यंत प्रभावशाली और सहज वार्ता बना दिया है। कुछ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग। गांव का आदमी है, गांव में घर है, ग्रामीण जीवन की समस्याएं हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कहानी में होना स्वाभाविक है। अगला बिंदु है वातावरण, जिसे हम कहानी के तत्व की दृष्टि से देश, काल और वातावरण के नाम से भी संबोधित करते हैं, जानते हैं। पूस की रात कहानी में वातावरण तत्व का सुंदर निर्वाह दिखाई देता है, या यूं कहें कि कहानी का शीर्षक ही वातावरण को केंद्र में लेकर है। पूस अर्थात पौष, पौष का महीना, पौष की ठंडी रात, यह स्वयं में शीर्षक ही वातावरण की प्रधानता का संकेत देता है। सत्य यह है कि यह एक वातावरण पर प्रधान ही कहानी है। इस कहानी में लेखक ने मूल संवेदना को परिवेश, वातावरण, पौष मास की सर्दी के रात के ठंड, उसकी भयावहता, उसकी ठिठुरन, उसकी किसान की सर्दी न रुक पाने की विवशता इत्यादि के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। लेखक ने बड़े कौशल से निर्धन किसान के जीवन के दयनीय वातावरण को प्रस्तुत किया है। उदाहरण जैसे पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। यह वातावरण, यह शब्दावली एक दर्द, एक संवेदना, एक प्रश्न बहुत सहजता से पाठक और श्रोता के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। कहानी में कथानक का फैलाव दिखाई नहीं देता, वातावरण इसके कथानक का प्राण है। इसी का परिणाम है कि कहानीकार ने अपनी इस कहानी में अत्यंत सजीव, स्वाभाविक, यथार्थ और व्यापक रूप से वातावरण का चित्रण किया है। अगला बिंदु लेते हैं यथार्थता, सत्य, जो जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना। यथार्थ तो इस कहानी का एक तरह से कहें तो प्रस्तुतिकरण ही यथार्थ के माध्यम से हुआ है। और हम ये पूर्व में भी बता चुके हैं कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अपेक्षा इस कहानी से यथार्थ की ओर, पूर्ण यथार्थ की ओर, शुद्ध यथार्थ की ओर उन्मुख होते दिखाई देते हैं। कहानीकार ने कल्पना और आदर्श की अपेक्षा यथार्थ से जो जैसा है अधिक काम लिया है। इस विषय में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का कथन भी उल्लेखनीय है। वो कहते हैं
यहाँ आकर प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण और भी स्पष्ट हो जाता है। पूस की रात में यथार्थ की प्रेरणा तीव्रतम हुई है और ऐसा होना जरूरी भी है। जो बात जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी आर्थिक विपन्नता को आवरण रहित करके बताया जा रहा है, वह सत्य है। कहानी के अंत में मुन्नी को खेत के उजड़ जाने का भारी दुख है, परंतु हल्कू एक ऐसे सुख का अनुभव कर रहा है कि जो अनुत्तरित सा लगता है, पर अब उसे जैसे मानो वो एक निजात पाने की स्थिति में कहता है कि पूस की ठिठुरती रातों में इस ठंड को मानो उसे ठंड से बचाव भी हो जाएगा और खेत पर खेती को बचाने के लिए सोना भी नहीं पड़ेगा और वह मजूरी कर लेगा। किसानी छोड़कर मजूरी की ओर पलायन करने का स्पष्ट संकेत, या अर्थात एक ऐसे यथार्थ का उघाड़ कर मानो सब आवरण हटाकर प्रेमचंद जी ने इस कहानी में संकेत कर दिया है एक ऐसे भविष्य की ओर जहाँ कृषि प्रधान देश में कृषक की और आने वाले निकट भविष्य में आकर्षण कृषि की ओर कृषक का भी कम होगा, क्योंकि विवशता ऐसा संकेत दे रही है, उसकी आर्थिक विपन्नता ऐसे संकेत बता रही है। अगला बिंदु हम लेते हैं उद्देश्य। निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं होता। लेखन हो, संपादन हो, पठन पाठन हो, कोई भी कार्य हो, उद्देश्य की मुख्यता होती ही है। इस कहानी में कहानीकार ने अपने उद्देश्य को बड़ी कुशलता से व्यक्त किया है। इस कहानी का प्रधान उद्देश्य हल्कू के माध्यम से भारतीय कृषक वर्ग की दयनीय शारीरिक और मानसिक और वातावरण संबंधी स्थितियों को यथार्थ में प्रस्तुत करना है। भारतीय किसान निरंतर परिश्रम करते हुए भी इतना न्यूनतम धन भी बचा नहीं पाता कि अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वह एक कंबल भी खरीद सके। अधिकतम आवश्यकताएं तो बहुत दूर की बात है। इस कहानी में लेखक ने यह भी दिखाया है कि आलस्य विनाश का कारण बनता है और कर्मण्यता विकास का मार्ग खोलती है, किंतु ध्यान रहे यह आलस्य हल्कू नामक परिश्रमी किसान का स्वभाव नहीं है, यह उसकी आर्थिक विपन्नता जन्य मजबूरी है, विवशता है। यह विवशता पाठक के समक्ष उसकी संवेदनशीलता के समक्ष बहुत सारे पैने चुभते प्रश्न छोड़ रही है। अब हम समग्र विवेचन के उपरांत कह सकते हैं कि सारांशतः प्रेमचंद ने अपनी इस वातावरण प्रधान कहानी में यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए नवीन कहानी क्षेत्र का उद्घाटन किया था। परवर्ती हिंदी कहानी उन्हीं चरणों पर चलकर आज तक आगे बढ़ती रही है। इस कहानी में
शीर्षक, चरित्र चित्रण, भाषा शैली आदि सभी तत्वों की दृष्टि में से देखते हैं कि समन्वय दृष्टिगोचर होता है। भारतीय कृषक के जीवन के अभाव, कष्ट, दुरवस्था, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, एक परिश्रमी किसान के जीवन में न हो पाना, ये सब यथार्थ पूस की रात शीर्षक के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। हिंदी कहानी संसार की एक श्रेष्ठ और अद्वितीय रचना के रूप में यह कहानी सदैव याद की जाती है, याद की जाती रहेगी। बहुत सारे प्रश्न छोड़कर पाठक की संवेदना को उद्वेलित करती हुई यह कहानी हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धन्यवाद।